जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर पर मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था कि 900 कुकी मिलिटेंट जो हैं वो भारत में आ चुके हैं, मणिपुर में आ चुके हैं, म्यांमार से दाखिल हुए हैं। और ये जानकारी, इस वीडियो की जो जानकारी थी, जिस आधार पे वीडियो बनाया गया, वो मणिपुर सरकार की तरफ से ही दी गई थी। लेकिन अब सीएम एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार ने यू टर्न ले लिया है। अब सरकार का कहना है कि कोई 900 मिलिटेंट, कुकी मिलिटेंट जो हैं, हथियार लेकर मणिपुर में दाखिल नहीं हुए हैं। क्या ये कुकी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? कुकी के इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है? कुकीज़ को क्या अलग थलग करने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है? इस मुद्दे को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और जो क्या कुकी और मैतेई के बीच जो टेंशन चल रही है, उस टेंशन के पीछे क्या ड्रग्स का वो बिजनेस है जो इस वक्त मणिपुर की पहाड़ियों पर चल रहा है, गोल्डन ट्रायंगल में चल रहा है, इसको भी समझना आज हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और क्या सीएम एन वीरेंद्र सिंह को हटाया जा सकता है? अगर पंजाब में इंदिरा गांधी की सरकार उस वक्त ऐसा कर सकती थी, तो जब पंजाब में आतंकवाद था, तो आज प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं एन बीरेन्द्र सिंह को हटा सकते हैं? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। राजनीति की बात मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ कड़वे सवाल होंगे जो डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल जे.एस. सोडी सर से हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छी बातचीत है, थोड़ी लंबी बातचीत है, लेकिन आप सुनिएगा ज़रूर, ताकि आपको भी पता चले कि किस प्रकार से खासकर ड्रग्स जो है वो हमारे युवाओं के अंदर खून की जगह पानी भर रही है, और कैसे मणिपुर बेहद सेंसिटिव है, लेकिन दिल्ली सरकार की आंखें बंद हैं। समझते हैं। And then input is being shared with different intelligence agencies also, because they have to develop it, because once 900 people are coming in a group of 30 each, or less than 30 or more than 30, they will definitely go somewhere, halt somewhere, they will need food and shelter. So all these kind of inputs from various agencies. ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯏꯕꯥꯅꯤꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯆꯥꯃꯛꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯊꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯗꯥꯕꯤꯁꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ अथुबदा इयाम मफमदा यौनबा पबुंग बिरेना अथुबदा होना। सर जय हिंद। कर्नल जे.एस. सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए, बड़े गंभीर टॉपिक पर मुझे बात करनी है सर आपसे। जिस प्रकार से मणिपुर के हालात बने हुए हैं, पहले खबर आती है, सरकार की तरफ से बाकायदा खबर दी जाती है कि 900 मिलिटेंट मणिपुर के अंदर घुस चुके हैं। 900 के 900 ही कुकीज हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं, ड्रोन हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं। 28-29 तारीख तक बड़ा हमला मणिपुर में हो सकता है। 28-29 चली गई सर, 30 भी निकल गई, और अब 1 तारीख भी आ गई, अक्टूबर का महीना आ गया, लेकिन सरकार ने यू टर्न उस पे ले लिया। इस यू टर्न को हम कैसे देख सकते हैं? और साथ ही में एक खबर और आई कि कुकीज ने 2 जो लोग हैं उनको किडनैप कर रखा है। उसके बारे में भी थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगा, और जो मौजूदा हालात मणिपुर के बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अफस्पा को 3 महीने के लिए शायद बढ़ा दिया गया है, उसे हम कैसे देख सकते हैं? शुरुआत एक बड़े अहम सवाल के साथ सर, मणिपुर के जो मौजूदा हालात हैं बेहद चिंताजनक है। 900 कुकी मिलिटेंट्स का आने की खबर फैलाना और उसके बाद यू टर्न ले लेना, इसे हम कैसे देख सकते हैं? राजेश जी, जब किसी भी राज्य या प्रांत में हालात संवेदनशील हों, वहां पे इतने महीनों की हिंसा की एक इतिहास हो, और उस वक्त ऐसे बयान आना और कुछ दिन बाद इन बयानों को वापस लेना, ये वाकई में एक गंभीर मामला है। जो भी सरकारी अफसर हैं जो ऐसा बयान देते हैं, उन्हें एक चीज याद रखनी चाहिए कि ऐसी सनसनी फैला के जब कोई पुख्ता सबूत ना हो और बाद में उसे यू टर्न लेना, इस दौरान जो हालात होते हैं वहां पे और बद से बदतर हो सकते हैं। अभी कल ही हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की एक केस में, जब उन्होंने कहा कि जो लोग संवैधानिक
पदों में होते हैं उन्हें बयान सोच समझ के देना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर पुख्ता जानकारी नहीं थी, पुख्ता सबूत नहीं थे कि ये 900 लोग आए हैं, पब्लिक में आके एक स्टेटमेंट देना, एक सनसनी फैलाना पूरी देश में, और कुछ दिन बाद उसका यू टर्न लेना कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो मेरी राय में तो ये बहुत गंभीर मामला है। और जो भी लोग हैं उन्हें खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ये जो हम ब्रेकिंग न्यूज के कल्चर में हैं, जहां पे हर चीज हम ब्रेकिंग न्यूज करते हैं, जी। ह्यूज करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं बेल्ट ट्रीटमेंट, ऐसे जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम क्या देश के हित के लिए कुछ अचीव कर पा रहे हैं? मेरी राय में तो बिल्कुल नहीं। अगर बिल्कुल। ऐसी कोई जानकारी थी, उसे तब तक सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था जब 100% नहीं, 500% उसमें सच्चाई प्रूव होती कि हाँ ये चीज हुई है। क्योंकि जब आप ऐसी जानकारी देते हैं जो कि बाद में गलत साबित होती है, आप उन दो समुदायों के बीच में जहां ऑलरेडी टेंशन है, जहां ऑलरेडी इतना हिंसा हो रखी है पिछले साल 3 महीने से या 3 मई से, और पहले भी जो एक इतिहास रहा है वहां जी। दशकों का एक हिंसक इतिहास रहा है, आप ऐसे बयान देके वहां पे और राज्य के लिए खड्डे खोद रहे हैं, बजाय एग्री। मरहम लगाने के, पट्टी लगाने के, आप इन घावों को और आप गहरा कर रहे हैं, ताजा कर रहे हैं। तो मेरी राय में ये चीजें हमें सोच समझ के करना चाहिए जब तक पूरी जानकारी ना हो। जी। लेकिन एक खबर और भी आई जिसपे कल सीएम बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि 2 लोगों को कुकीज ने किडनैप किया है। तमाम सुरक्षा बल मौजूद हैं, सीएपीएफ की तमाम बटालियंस मौजूद मौजूद हैं वहाँ पर, असम राइफल मौजूद है, आर्मी भी वहाँ पर मौजूद है। बीच में बफर ज़ोन भी बनाया गया है। उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं, क्या सुरक्षा बल या जो गवर्नमेंट है वो हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? सर? राजीव जी देखिए, जहां तक सुरक्षा बलों का सवाल है, वो तो दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं, और ये इम्पॉसिबल है, असंभव है किसी भी लिहाज से कि हर एक इंच पे एक सुरक्षा बल का सैनिक तैनात हो। क्योंकि जो सुरक्षा बल की डिप्लॉयमेंट होती है वो एक एक पूरे स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल प्लान के उससे होती है, और ये पॉसिबल नहीं होता कि चप्पे चप्पे पे एक सैनिक प्रेजेंट हो। जी। तो ये जो गैप्स होते हैं जहां पे सुरक्षा बल फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वहां पे ऐसी चीजें होती हैं, गलत हैं लेकिन होती हैं, और ये कड़वा सच है। ये हम जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं, जहां जहां पे कुछ वॉइड्स हैं, जहां पे जैसे मैंने पहले बताया, ये मुमकिन ही नहीं है कि सुरक्षा बल एक एक इंच पे तैनात हों। तो ये जो लोग होते हैं जो दहशत फैलाना चाहते हैं, जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं और वहां पे उन सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं आपके दर्शकों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा, मिंट पब्लिकेशन में 15 अप्रैल इसी साल उन्होंने एक खबर छापी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि असम राइफल, जो कि गृह मंत्रालय का एक पार्ट है। पैरामिलिट्री फोर्स है, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें असम राइफल्स ने कहा है कि जो मणिपुर में हालात हैं वो जो वहाँ की राज्य सरकार है उसकी वजह से हैं। अब एक सरकारी महकमा दूसरे सरकारी महकमे को इस तरह पब्लिकली लिखे कि वो जिम्मेवार है, ये वाकई में सोच विचार करने वाली बात है। क्योंकि देखिए, जहां तक सुरक्षा बल है वो तो आप जो उन्हें टास्क देंगे वो तो उन्हें जी। अगर वो सोना नहीं पड़े, खाना भी लेट खाना पड़े, वो टास्क अपना पूरा करेंगे। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा कि 30 जून 2008 को रैंड कॉरपोरेशन, जो कि दुनिया का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने जी। एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जिसका शीर्षक था कि दुनिया में आतंकवाद कैसे खत्म होता है। जो आंकड़े उस रिपोर्ट में आए वो इस प्रकार थे कि दुनिया में 7% आतंकवाद खत्म होता है सैनिक कार्रवाई की वजह से, ओके। 43% खत्म होता है पॉलिटिकल डायलॉग की वजह से, 40% या 40% खत्म होता है अच्छी पुलिसिंग की वजह से, और 10% तब खत्म होता है जब आतंकवादियों के मंसूबे पूरे हो जाते हैं। अब आप आतंकवादी लो, आप हिंसा लो, ये सारी चीजें मिला जुला के वहीं पे आती हैं कि सुरक्षा बल, आप 40% पुलिस का, 7% सेना का ले लो, 47% तो सुरक्षा बल अपना काम कर ही रहे हैं।
लेकिन हाँ जी। जो जरूरी है, पॉलिटिकल डायलॉग जब तक नहीं होगा, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं होगा, तब तक किसी भी जगह में शांति नहीं आ सकती है। और तभी जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है कि राजनीतिक डायलॉग होना, राजनीतिक बातचीत होना, लोगों को बुलाना, लोगों के प्रतिनिधियों से बात करना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे आपकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। जब तक ये चीज नहीं होगी, ये चाहे आतंकवाद हो, चाहे ये हिंसा हो, ये चलती रहेगी। जी, एक सवाल और सर, जो बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मेरे दर्शकों ने मुझसे पूछा था कि कभी आप किसी साहब के साथ बैठे तो पूछिए कि मणिपुर में जो ड्रग्स का कल्टीवेशंस है, जो पहाड़ों पे हो रहा है, वो कहते हैं कि ये उसकी जो कमाई है वो मणिपुर के हालात के लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। जिस प्रकार से कुकीज़ पहाड़ियों में हैं और वहाँ पर तमाम तरह की ड्रग्स पैदा की जा रही हैं। मतई चाहते हैं कि उन्हें भी ये मौका मिले और जो ड्रग्स बेचने से फ़ायदा हो रहा है, उसका फ़ायदा उनको भी मिले। और उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि इससे आधुनिक हथियार, इतना पैसा आ रहा है कि तमाम आधुनिक हथियार ये लोग खरीद पा रहे हैं। तो क्या कितना हम ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, जो ये ड्रग्स का बिज़नेस इस वक़्त चल रहा है, ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में? स राजेश जी, भारत और इजराइल दो ऐसे देश हैं दुनिया के जो कि सबसे कठिन जियोपॉलिटिकल लोकेशन में स्थित हैं। इजराइल के बारे में तो आप जानते हैं, उसकी तरफ से आसपास जो सारे देश हैं वो इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। अब भारत पे जी, आइए। भारत उस लोकेशन पे है जहां पे हमारे दो दुश्मन देश हैं, पश्चिम में और पूर्व में, पाकिस्तान और चीन। और भारत उस जगह पे भी लोकेटेड है जो कि दुनिया की तीन सबसे बड़ी जगह जहां पे ये ड्रग्स बनाई जाती हैं या एक्सपोर्ट की जाती हैं इलीगल तरीके से, उनके बीच में है। वो है गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल और चीन। ओके, गोल्डन क्रेसेंट है वो इलाका जो कि ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पहाड़ियों में जहां पे ये अफीम वफीम उगाई जाती है। गोल्डन ट्रायंगल है म्यांमार, थाईलैंड का एरिया जहां पे ऐसे काम होते हैं। और तीसरा है चीन। चीन भी इतना बड़ा एक इलिसिट ड्रग्स का एक केंद्र बन चुका है कि जी, वो ऐसे भारी मात्रा में ड्रग्स दुनिया में भेज रहा है कि आपको हैरानी होगी जान के कि आज की तारीख में अमेरिका में 23% युवक मिलिट्री जी, सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि वो ड्रग्स के एडिक्शन के शिकार हो रखे हैं। आप भारत आ जाइए। 2007 में भारत में 2 करोड़ ड्रग एडिक्ट्स थे और मात्र 15 साल में यानी 2022 में ये 2 करोड़ बढ़ के 10 करोड़ हो गए हैं। 15 ओह! साल में 5 गुना हमारे ड्रग एडिक्ट्स बढ़ना, और ये 2022 के आंकड़े दे रहा हूं। आप सोच सकते हैं ये समस्या हमारे लिए कितनी गंभीर हो रही है, क्योंकि ड्रग्स इतने बड़े तादाद में कंज्यूम किया जा रहा है। तो ये ऑब्वियस है कि ड्रग्स उतने बड़े तादाद में बनाए भी जा रहे हैं, उगाए भी जा रहे हैं, उनका बिल्कुल सर, एग्री। स्मगलिंग भी हो रही है क्योंकि उसकी मार्केट है। और ये जो मैंने भी इसके बारे में काफी जानकारी ली है। हाँ, इसमें सच्चाई है कि मणिपुर में भी ये ड्रग्स का जो कार्टेल है वो बहुत सक्रिय है। मणिपुर क्या, आज किसी भी राज्य में ड्रग्स का कार्टेल बहुत सक्रिय है। हम आए गए दिन पढ़ते हैं ये छोटा मोटा ड्रग पेडलर पकड़ा गया जिससे उसे 2 ग्राम 5 ग्राम ड्रग्स निकले। लेकिन कभी आपने पढ़ा या देखा मीडिया में कि कोई मेन मास्टरमाइंड पकड़ा गया हो जो कि पूरे इस कारोबार का मालिक हो? कभी नहीं। वो गरीब आदमी पकड़ा जाता है 2 5 10 ग्राम से, वो ब्रेकिंग न्यूज आती है, 1 2 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन ये ड्रग का व्यापार बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत दिक्कत पैदा ऑलरेडी कर रहा है। मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ सर, जो आपने आखिर में कही। क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, यहाँ पे मैं युवाओं को देखता हूँ, रात के जैसे ही 7 बजते हैं, लोग सड़कों के किनारे झाड़ियों में छुपना शुरू हो जाते हैं। उड़ता पंजाब के बाद पंजाब, हिमाचल उड़ने लगा है, जम्मू कश्मीर भी उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है सर। तीनों ही स्टेट, जो हमारे स्टेट हैं, इनकी हालत बेहद नाजुक है। और लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो युवाओं के खून के अंदर जो है पानी भर रहे हैं। और सच में दिल बड़ा दुखी होता है इन चीज़ों को देखकर।
कि क्या वो वक्त आ गया और हालात ऐसे हैं कि स्कूल कॉलेज के बाहर जो है ड्रग्स प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये बहुत चिंता का सबब है युवाओं के लिए। बस एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब आगे क्या हल हो सकता है सर? बीरेन्द्र सिंह को सरकार हटाएगी नहीं और हालात मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल हो पाएंगे मणिपुर में जब तक वहां पे या तो राष्ट्रपति शासन लगे या कुछ और स्टेप उठाए जाए। आगे का क्या है मणिपुर का सर? राजेश जी, जब 1980 के दशक में पाकिस्तान में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी की थी, और पंजाब में ही सरकार थी दरबारा सिंह की, जो कि कांग्रेस की ही सरकार थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी ही कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया, क्योंकि तब उस राज्य के हालात बहुत खराब हो चुके थे। तो ऐसा कुछ अभी भी हो सकता है, क्योंकि जब तक एक ऐसी प्रशासन नहीं आएगा जिस पे पूरे लोगों को भरोसा होगा, ये जो बिल्कुल। लोगों के बीच में खटास है, लोगों के बीच में जो ये दरार है, ये कभी पूरी नहीं होगी। मैं पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कुछ दिन के लिए मणिपुर गया था। मैंने जी। वहां देखा जगह इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, लेकिन वहां पे कुकी और मेती के बीच में इतनी बड़ी दरार पड़ चुकी है। जगह जगह पे पोस्टर मैंने देखे अपनी आंखों से, कुकी गो बैक, मेती गो बैक, कुकी नॉट वेलकम, मेती नॉट वेलकम। ये हमारा अपना देश है, हमारा अपना राज्य है। वहां पे ये चीजें इतनी बुरी तरह से दरार पड़ चुकी हैं, तो समय तो ऑलरेडी बहुत पहले आ गया था जब मरहम लगाना चाहिए, जब वहां के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। कोई ऐसा एक शासन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कमिटी होनी चाहिए, काउंसिल होना चाहिए, जिसमें बिल्कुल सर। पॉलिटिकली नॉन अलाइंड लोग हों, जो कि किसी राजनीतिक पार्टी से उनका कोई एफिलिएशन ना हो, ताकि लोगों का भरोसा उन पे हो और वहां की सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए। क्योंकि अगर ये सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुई, हमारे जो दो दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान, चीन, जैसे उन्होंने बांग्लादेश में अंदरूनी हालात को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया, वो यहां भी करेंगे और करते भी आए हैं। वो चाहे पंजाब था पहले या जम्मू कश्मीर है। तो बहुत जरूरी हो जाता है मणिपुर को, सिचुएशन को इमीडिएटली रिजॉल्व करना। जी सर, आई होप कुछ ऐसा होगा और एक ऐसी सरकार बने या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों के हाथ में हो जिसमें कुकी का भी हिस्सा हो और मैतेई का भी हिस्सा हो, दोनों समुदाय के लोग मिलकर मणिपुर को चलाएं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप आए सर और आपने समय दिया, इतनी बारीकी से चीजों को समझाया सर। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर। थैंक यू, शुक्रिया सर। धन्यवाद राजेश। थैंक यू सर।